हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 स्टूडेंट्स। आपके अपने अभिषेक सर आपके साथ हैं इस वीडियो में। तो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा चैनल जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन। कंटेंट के साथ किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। ऐसा एकदम नहीं है कि आपको एक दो वीडियोस दिखाने के बाद तीसरी वीडियो से किसी तरह की फीस की डिमांड की जाए या किसी तरह के सब्सक्रिप्शन चार्ज की बात की जाए। तो यहां पे आपको मिलते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट्स, आपकी एनसीईआरटी बुक और आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद कंप्लीट सॉल्यूशंस विद कंप्लीट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पार्ट 2। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 कंप्लीट एमसीक्यूज अप टू क्वेश्चन नंबर 38 तक वॉच किए होंगे। अब आपके सामने जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रखी है, जब आप इस चैप्टर को पिक करेंगे नंबर सिस्टम, तो मैं कई बार बताता हूं ये चीज कि ये 3 चैप्टर्स का मिक्सचर है। तो आपके एनसीईआरटी बुक के 3 शुरुआत के जो चैप्टर हैं उनको मिक्स करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में नंबर सिस्टम दिया गया है। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 की वीडियो आप लोग ये वॉच कर रहे हैं। तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 39 से चीजों को स्टार्ट करूंगा और यहां पे हम कवर करेंगे फिलिंग इन द ब्लैंक्स को। फिलिंग इन द ब्लैंक्स से पहले ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग, ये 3 चीजें हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट 3 के अंदर जो नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है उसमें मैंने कवर किया हुआ है आपका कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले ट्रू एंड फॉल्स से। तो ट्रू एंड फॉल्स आपको यहां पे दिखेंगे 39 क्वेश्चन से लेके 98 क्वेश्चन तक। तो 39 क्वेश्चन से 98 तक यहां पे ट्रू एंड फॉल्स है। उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद है मैच द फॉलोइंग। तो हम वहां तक इस पार्ट 2 को कवर कर रहे हैं, मतलब पार्ट 2 में वहां तक कवर कर रहे हैं। देखिएगा पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 ट्रू एंड फॉल्स का क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है जब आप रोमन न्यूमरेशन की बात करते हैं तो इन रोमन न्यूमरेशन अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं किया जाता। तो आपको ये चीज कंप्लीटली थ्योरी में पहले चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स में पढ़ाई गई है कि भाई हाँ, रोमन न्यूमरल्स में कई ऐसे रोमन न्यूमरल्स हैं जिनको 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं किया जाता। कोई भी रोमन न्यूमरल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता और कुछ रोमन न्यूमरल ऐसे थे जो 1 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होते। तो ये सब चीज कंप्लीट थ्योरी के साथ आपको पढ़ा दी गई है। नोइंग अवर नंबर्स वाला चैप्टर वॉच करिए, ठीक है। तो यस, मैं कहूंगा ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये ट्रू है। कोई भी रोमन न्यूमरेशन 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता, ठीक है। इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर किसी सिंबल को रिपीट किया जाता है, जैसा कि मैंने बोला है यहां पे जो आई है ये डिनोट करता है 1 को, और अगर मैंने इसी को रिपीट कर दिया, मतलब अगर 2 बार आई लिख दिया, तो उसके बारे में यहां पे बात हो रही है। इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? ये फॉल्स इसलिए है बेटा कि यहां पर नंबर ऐड होता है जब सिमिलर सिंबल को रिपीट किया जाए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया आई और आई, साथ में 2 सिंबल एक साथ रिपीट कर दिए। यहां मैंने इसको लिख दिया 3 बार। अगर 3 बार लिखा तो ये ऐड होगा 1 + 1 + 1, ना कि मल्टीप्लाई होता है। तो हमेशा एडिशन होता है। तो यहां पे क्योंकि मल्टीप्लाइड वर्ड का यूज किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। क्लियर है? समझ आ रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताते जाना। 555 इन एक्सपेंशन फॉर्म कैन बी रिटन लाइक दिस। तो 4 × 5 लिखा है, मतलब यहां पे एक नंबर लिखा है जहां पे डिजिट्स दिए हैं 5 5 5 5। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखता हूं तो एक्सपेंशन फॉर्म कहता है कि इनकी प्लेसेस के साथ 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा। इनकी प्लेसेस पढ़ाया गया है आपको कंप्लीट थ्योरी में। तो सबसे लास्ट प्लेस जो होती है वो होती है यूनिट्स प्लेस, मतलब यहां पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है 1 का, दिख रहा है 5 × 1। फिर है आपकी यहां पे टेंस प्लेस, इसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो 5 के साथ देखो 10 का मल्टीप्लिकेशन है। फिर है आपकी हंड्रेड्स प्लेस, यहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा 100 का, तो देखो 5 × 100 भी लिखा हुआ है। और ये है आपकी थाउजेंड्स प्लेस, इसका मतलब
5 के साथ 1000 भी मल्टीप्लाई किया है और आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का साइन यूज किया गया है, तो मैं कहूंगा ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपने पहले 3 क्वेश्चन देख लिए कि ये ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू है। 39, 40, 41 एक एक एक्सप्लेनेशन करता हुआ मैं साथ साथ चलता जा रहा हूं, तो आपको हर चीज का रीजन भी बताता चलता जा रहा हूं, ठीक है। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा। क्या कह रहा है कि 39746, ये भी मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है। आप ध्यान से देखना, ये जो 6 है ये यूनिट्स प्लेस है, तो 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था 1 का, जिसको लिख के नहीं दिखाया गया, तो ये चीज चलती है, कोई इशू नहीं है। अकेला 6 लिखा है। अब 6 का रिलेशन 4 इंटू 10 के साथ प्लस का है, तो ये एकदम सही है, कोई गलती यहां नहीं है, ठीक है। 4 इंटू 10 ये 10th प्लेस पे था, इसलिए इंटू 10 है, एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिएगा 7 100th प्लेस पे है, तो 7 के साथ 100 का मल्टीप्लिकेशन है, और 9 जो है ये 1000th प्लेस पे है, तो 9 के साथ 1000 भी है, और 3 जो है ये 10,000th प्लेस पे है, इसी कारण हमने 4 0 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं। मैं कहूँगा एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, कोई गलती यहाँ पे मुझे नहीं मिली, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है। ट्रू क्यों है? हर प्लेस इंटू 100, 1000, 10,000 उसकी प्लेसेस के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और बीच में पॉजिटिव का साइन भी यूज किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके आगे ध्यान दीजिएगा। 82546, 6 है यूनिट्स प्लेस पे, तो 6 इंटू 1 आना चाहिए था, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, एकदम सही है। 6 इंटू 1 लिख लो या 6 लिख लो, चलता है, ठीक है। फिर प्लस का साइन भी है, और फिर 4 था 10th प्लेस पे, तो 4 इंटू 10 है। 5 है 100th प्लेस पे, तो 5 इंटू 100 है। 2 जो है ये है 1000th प्लेस पे, इसी कारण 2 के साथ 1000 मल्टीप्लाई किया है, और 8 जो है ये 10,000th प्लेस पे है, बट यहां पर 8 के साथ 1000 मल्टीप्लाई किया है, यहां पे 10,000 आना चाहिए था, 10,000 यहां पे भी आना चाहिए था। मैं कहूंगा ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, ये फॉल्स है। क्लियर है? इसी के बाद ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को, तो यहां पर 2 2 4 5 6 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ है। अब देखो 5 है यूनिट्स प्लेस पे, तो 5 के साथ इंटू 1 एकदम सही है। फिर 3 है 10th प्लेस पे, तो 3 के साथ 10 का मल्टीप्लिकेशन है। 2 जो है ये है 100th प्लेस पे, तो 2 के साथ 100 का मल्टीप्लिकेशन है, और अगेन 2 जो है ये है 1000th प्लेस पे, तो 2 के साथ 1000 का मल्टीप्लिकेशन है। 3 है 10,000 प्लेस पे, इसलिए 3 के साथ देखो 10,000 का मल्टीप्लिकेशन है, 4 बार 0 है। और 5 जो है ये है 1 लाख प्लेस पे, तो इसके साथ देखो यहाँ पे 5 0 हैं, 1 लाख के साथ 5 मल्टीप्लाइड में है, तो एकदम सही है। ये सब सही लिखे हैं, इसी कारण मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलूंगा। क्या बोल रहा हूं? ट्रू बोल रहा हूं। तो यहां पे फिर अगेन हमने 3 क्वेश्चंस देखे, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। एक एक चीज मैं समझाता हुआ चल रहा हूं, वीडियो के साथ बने रहो, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। 6 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझा दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45, ये रोमन न्यूमरल्स के सिंबल लिखे हैं और इसका मतलब लिखा है 31। तो चेक कैसे करेंगे? देखो x डिनोट करता है 10 को, ठीक है। अब x क्योंकि 2 बार रिपीट किया हुआ है, तो जब भी कोई सिंबल 2 बार रिपीट किया है दैट मीन्स 10 + 10 होगा। ऐसे ही हमें हर चीज को प्लस करते हुए चलना है। अब ये जो सिंबल है ये 10 और 10 से पहले i लिखा हुआ है, तो जब भी 10 से पहले i लिखा है इसका मतलब माइनस करना है, इसका मतलब ये सम बना है 9। तो यहां पे ये जो नंबर लिखा है एक्चुअल में 10 + 10 20 है, इस पे ध्यान से देखना, 10 + 10 20 + 9 29, बट यहाँ पे 31 लिखा है, इसी कारण मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 45 जो है फॉल्स है। ये जो सिंबल रोमन न्यूमरल में लिखा हुआ है ये एक्चुअल में 29 के सिंबल्स हैं, यहाँ पे 29 होना चाहिए था, ये फॉल्स है। क्लियर है? क्यों फॉल्स है मैंने समझाया, ये ऐड होगा 10 + 10 प्लस, और यहाँ पे ये आई छोटा सिंबल लेफ्ट में लिखा है, तो जब भी सिंबल छोटा सिंबल लेफ्ट में लिखा जाता है तो माइनस करते हैं,
तो यहाँ पे इसी कारण हमने 9 को ऐड किया। ये 1 + 10 नहीं है, कई बच्चे यहाँ पे इसको 11 मान लेते हैं, 11 नहीं है 9 है, तो 9 है, 10 + 10 + 9, इसका मतलब 29 होना चाहिए था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 46 आप देखेंगे तो L डिनोट करता है 50 को, तो देखो 50 और 50 के बाद में लिखा है राइट में छोटा सिंबल मतलब 10, तो 50 + 10 + 10 + 4, तो ये यहाँ पे कई बच्चे करते हैं 1 + 5, तो वो 6 बन जाता है, ये 6 नहीं है, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐड कर दीजिए 60, 70, 74, तो ये 74 एकदम सही लिखा हुआ है, इसी कारण मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? यहाँ पे ऐड करते हुए जब आप चलेंगे 50 + 10 + 10, ठीक है, और +4, तो ये 74 बनेगा। देखिएगा, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 47 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द नंबर LIV इज ग्रेटर देन LVI। LIV का मतलब क्या है? L डिनोट कर रहा है 50 को, ठीक है, I डिनोट करता है 1 को, बट V क्योंकि 5 बड़ा है 1 से और 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे ये I लिखा हुआ है, तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे है तो V में से -1 होगा, तो ये आएगा 4, मतलब ये आएगा 50 + 4 और 54, तो ये बन गया तुम्हारा 54। और यहां पे ध्यान देना 5 के बाद I लिखा है, राइट में I लिखा है, तो ये है 6, ये क्या है? 6 है, और 6 के साथ ऐड होगा 50, तो ये नंबर बन जाएगा 56। अब क्वेश्चन को रीड करो, तो क्या मैं बोल सकता हूं सवाल ऐसा दिया है द नंबर 54 इज ग्रेटर देन 56। क्या 54 56 से बड़ा होता है? तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ये क्या है? ये फॉल्स है। द रीजन इज बीइंग फॉल्स क्यों है मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में द नंबर 4578, 4587, 5478, 5487 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब कम होता हुआ जा रहा है, डिसेंड कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब आगे वाला जो नंबर होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए था, तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं हम, तो बड़े से छोटा। अब जब मैंने बड़ा छोटा देखना बताया था थ्योरी पार्ट में, तो मैंने ये चीज सिखाई थी कि सबसे आगे वाला डिजिट चेक करो, सबसे आगे वाला। तो देखो ये दिया 4, ये दिया 4, ये दिया 5, ये दिया 5, तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है जो सबसे आगे का नंबर होगा वो बड़ा होगा, तो मतलब आगे कोई ना कोई 5 वाला नंबर होना चाहिए था, जबकि ये 4 वाला नंबर है, तो 4 से 5 आए, जबकि 5 से 4 जाना चाहिए था। देखते ही मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है। देखो 78 87 हो गया, बढ़ा गया, 87 के बाद 5478 हो गया और बढ़ गया, 5487 और बढ़ गया, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। यहां पे लिखा है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये फॉल्स स्टेटमेंट इन्होंने लिख के दिया। समझ आ रहा है क्यों फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स बोला मैंने? आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द नंबर 85764 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज रिटन एज 85700। अब देखो क्या बोला है, जब 8576 को नियरेस्ट हंड्रेड्स तक जब मैं राउंड ऑफ करूंगा, तो नियरेस्ट हंड्रेड्स तक मतलब आपको हंड्रेड्स प्लेस के एक प्लेस पहले देखना है। तो ये दिया है 6, मतलब 5 को क्रॉस हो गया, तो इसको हम ले सकते थे 800, यहां पे लिखा हुआ है 700, तो नियरेस्ट हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करने के लिए मैं कहूंगा कि यहां पे 800 आना चाहिए था। इसका जो नियरेस्ट हंड्रेड्स का राउंड ऑफ फिगर है वो है 85800, तो यहां पे 700 लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत बोला गया है। क्यों गलत बोला गया? ये चीज मैंने थ्योरी में सिखाई थी कि जब भी नियरेस्ट हंड्रेड्स बोला जाए तो आप हंड्रेड्स प्लेस को देखो, यहां पे 7 लिखा है और 7 के पीछे वाली प्लेस हंड्रेड्स के पहले टेंस प्लेस आती है, टेंस के बाद हंड्रेड्स आता है, तो वो टेंस प्लेस अगर 5 को क्रॉस कर गया
तो ये 7 जो है ये 800 बन जाएगा। 7 को 8 कर दीजिए, 800 नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस हो जाएगी। अगर ये 5 से छोटा होता, 4 होता, तो हम 700 लिख सकते थे। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 49 फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, एस्टिमेटेड सम ऑफ 7826 एंड 12469 राउंडेड ऑफ टू द हंड्रेड्स इज 20,000। अगर मैं नियरेस्ट हंड्रेड्स तक दोनों को राउंड ऑफ करता हूं तो देखना इसकी हंड्रेड्स प्लेस है 8 और इसकी हंड्रेड्स प्लेस है 4। ठीक है, एस्टिमेशन तरीका मैंने सिखाया थ्योरी में। देखो 8 से पहले टेंस प्लेस अगर मैं देखूं तो ये 2 है, 5 से छोटी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7800। ठीक है, अब 4 के पहले जो टेंस प्लेस है वो 6 है, 5 को क्रॉस कर चुकी है, तो 5 को क्रॉस कर चुकी है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 12,500। अब एस्टिमेशन कहता है कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 7,800 और 12,500 जब आपस में ऐड होगा तो ये आ जाएगा 8 + 5 मतलब 13, 13 का 3 कैरी 1, 8 8 हो 2 10, 10 का 0 कैरी 1, तो ये 20,300 एस्टिमेशन आना चाहिए था, जबकि इन्होंने बोला है 20,000। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का ये 20,000 लिखा है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड्स तक मैं देखूंगा तो ये एस्टिमेशन से एड ऑन होना चाहिए था 20,300 तक। ठीक है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे ध्यान दीजिएगा, द लार्जेस्ट 6 डिजिट टेलीफोन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। ये जो डिजिट्स हैं इसमें सिर्फ एक बार सबसे बड़ा नंबर अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा नंबर डिजिट्स जब दिए होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा डिजिट देखो, सबसे बड़ा डिजिट है 8, तो मैं लिखूंगा 8। 8 के बाद जो उससे छोटा है वो है 7, मतलब बढ़ते हुए, मतलब ये घटते हुए क्रम में लिखना होता है, मतलब घटता हुआ क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे की तरफ लिखना है, सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर, ये देता है सबसे बड़ा नंबर। तो 875435430 ये नंबर बनेगा। यहां पे लिखा है 8754303, तो भाई 30 भी तो आ सकता है, ग्रेटर नंबर 03 नहीं है 30 होगा। तो यहां पे बोला है द लार्जेस्ट 6 डिजिट टेलीफोन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स ओनली वंस, तो वो 30 आना चाहिए था। ये स्टेटमेंट भी इनका फॉल्स है। क्लियर है, ये स्टेटमेंट भी इनका फॉल्स है। तो यहाँ पे हमने चीजों को समझाया क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे 03 नहीं 30 आना चाहिए था। 03 से और बड़ा नंबर 30 भी तो बन सकता है, तो आगे तक का तो सब सही चल रहा था, यहाँ पे गलती मुझे मिली है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है, तो यहां तक आपने देखे क्वेश्चन नंबर 51। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, इसको देखो, द नंबर 81652318। अब देखो इतने सारे डिजिट से एक नंबर फॉर्मेशन हुआ है, द नंबर दिस विल बी रीड एज। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो देखो रीड करने का एक इंडियन पैटर्न मैंने बताया था। ठीक है, जब भी शब्द करोर्स में दिख रहा है तो करोर्स दिख रहा है, इसी कारण मैं यहाँ कह रहा हूँ इंडियन मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा तरीका क्या होता है, तो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा लगेगा, फिर उसका 1000, 10,000, तो ये 10,000, फिर लाख और 10 लाख और ये आएगा करोड़। तो यहां पे जब मैं इसको रीड करूंगा तो इसको रीड करने का तरीका होगा 8 करोड़ 16 लाख। तो यहां पे लिखा है 81 करोड़, यहीं पे मुझे गलती मिल गई। मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 3 2 2 1 कॉमा प्लेस करके रीड करना, तो ये होगा 8 करोड़ 16,52,318। तो यहां पर 318 तो दिख रहा है मुझे, एकदम सही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 52,000 भी दिख रहा है, एकदम सही लिखा है। ये 16 लाख मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो ये दिख रहा है 81 करोड़। 81 करोड़ नहीं है, ये 8 करोड़ है, यहां मुझे गलती मिली है। तो ये चीज आपको समझ आई। तो कैसे सॉल्व करना है, स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 53 देखना, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है, फॉर्म्ड बाय द डिजिट 6709 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज 9760। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों मैंने ट्रू बोला,
जब भी याद रखना लार्जेस्ट नंबर बताना है तो सबसे लार्जेस्ट डिजिट आगे आएगा, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हम मूव करेंगे। तो देखो 976 लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हमने मूव किया। डिजिट थे सिर्फ हमारे पास 6709, 4 डिजिट का बड़ा नंबर, इन्हीं डिजिट का यूज करके वो बन सकता है 9760, और कोई दूसरा नंबर नहीं बन सकता। तो इसी कारण ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है अमंग किलो, मिली एंड सेंटी द स्मॉलेस्ट इज सेंटी। तो ये चीज भी मैंने थ्योरी में समझाई है बहुत अच्छे से कि भाई किलो जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, किलो के बाद आता है सेंटी और सेंटी के बाद आता है मिली। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है इन तीनों के अंदर वो है मिली, ठीक है, ना कि सेंटी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, एक्स्ट्रा चीजें मैं मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो मैं साथ में बताता जा रहा हूं, आपको चीजें समझाता जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 54 तक हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखना, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब जो आगे वाला नंबर होता है, सक्सेस आगे वाला नंबर, ठीक है। तो सक्सेसर ऑफ अ 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 1 डिजिट नंबर। तो देखो 7 का सक्सेसर 8 होगा 1 डिजिट, 8 का होगा 9 1 डिजिट, 9 के आगे आएगा 2 डिजिट का नंबर। तो ऑलवेज वर्ड जो यहाँ पे यूज किया है, इसी कारण मैं कहूंगा स्टेटमेंट फॉल्स है। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता, ठीक है। 1 डिजिट का सक्सेसर 1 डिजिट हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। 9 के बाद 2 डिजिट के नंबर चालू हो जाते हैं, तो 10 11 12 ये सब 2 डिजिट के हैं, तो हमेशा नहीं हो रहा। क्लियर है? सक्सेसर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। अगेन वर्ड ऑलवेज यूज हुआ है, और 3 डिजिट के आगे 3 डिजिट, तो भाई 999 जो है सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। बट इसके सक्सेसर की बात करूं तो सक्सेसर देखने के लिए +1 करते हैं, तो ये नंबर बन जाएगा 4 डिजिट का, और सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये 4 डिजिट का नंबर आएगा, नॉट ऑलवेज। तो ऑलवेज तो नहीं है, इसके लिए इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, प्रीडेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के नंबर, प्रीडेसर वर्ड का मतलब है पीछे वाला, -1 करना है। तो प्रीडेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। वो हमेशा 2 डिजिट का नंबर होगा क्या? बात को समझना। 11 में से जब मैं -1 करूंगा प्रीडेसर के लिए, तो ये 2 डिजिट का नंबर आ रहा है। लेकिन जब मैं 10 में से -1 करूंगा तो ये 9 आ रहा है, 1 डिजिट का नंबर आ रहा है, ठीक है। यहां पे इन्होंने बोला है ऑलवेज आर 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के नंबर का प्रीडेसर हमेशा क्या 2 डिजिट का नंबर होता है? तो नहीं, 1 डिजिट का भी आता है। तो इस केस में मैं यहां पर बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ये फॉल्स होगा। अगेन ये फॉल्स होगा। समझ आ रही है? तो एक एक बेसिक चीजों में हम जाके चीजों को समझ रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहो। क्वेश्चन नंबर 58, एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सेसर। हर होल नंबर का एक सक्सेसर होता है। तो देखो 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो 0 का सक्सेसर 1 है, 1 का सक्सेसर 2 है, 2 का 3 है, 4 का 5 है, 99 का 100 है। तो हर होल नंबर का एक सक्सेसर होता है। एकदम सही, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हर होल नंबर का एक सक्सेसर है बट प्रीडेसर नहीं है, ठीक है। तो 0 का प्रीडेसर नहीं है, ठीक है। तो होल नंबर्स के सक्सेसर होते हैं, ठीक है, प्रीडेसर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 58 में ये ट्रू आ गया। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 52 का फॉल्स, 53 का ट्रू, 54 का फॉल्स, 55 का फॉल्स, 56 का फॉल्स, 57 का फॉल्स और 58 का ट्रू। क्लियर? क्यों, किस लिए, सारी चीजें हमने क्वेश्चन नंबर 58 तक समझ ली। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो 59th क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रीडिसर। फॉल्स है, अभी मैंने पीछे समझाया भाई, 0 का कुछ भी प्रीडिसर नहीं होता, 0 -1 नहीं होता, होल नंबर नहीं होता, ठीक है। अब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि प्रीडिसर होता है, 0 का प्रीडिसर होता है, लेकिन होल नंबर नहीं होता। होल नंबर सिर्फ स्टार्ट होते हैं 0 से।
तो 0 1 2 3 जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो तो उनको होल नंबर्स कहते हैं। हायर क्लासेस में आप जब आएंगे 7th और 8th क्लास में तब आपको ये शब्द चेंजेस मिलेंगे, होल नंबर्स के तो प्रीडिसर नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रीडिसर, एवरी नेचुरल नंबर हैज इट्स प्रीडिसर। 1 का प्रीडिसर है 0, ठीक है, तो एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रीडिसर, ये फॉल्स है। चलिए ठीक है, तो यहां पर एक्स्ट्रा चीजें हम लोग कर देते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है, बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स देयर इज वन नेचुरल नंबर। हर दो नेचुरल नंबर्स, अगर आप लगातार कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर ले लें, बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर, तो देखिएगा कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, मैं ले रहा हूं 3 और 5, दो नेचुरल नंबर है, इनके बीच में एक नेचुरल नंबर है, यस है, 4 है इसके बीच में। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो, अगर यहां पे मैं ले लेता हूं 3 और 4, ये मैंने दो नेचुरल नंबर लिए, इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहां पे इन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है उस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं बोलूंगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है उसका रीजन, कई बच्चे जल्दबाजी में ये ट्रू लिख कर आ जाते हैं, तो ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स है। उसका रीजन मैंने अभी आपको दिया कि बिटवीन एनी टू बोला है, कोई भी दो। तो अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 8 और 9, ये दोनों नेचुरल नंबर है, मैं मानता हूं ये दोनों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको आप काउंट कर सकते हो, जब किसी चीज को फिजिकली देख सकते हो, उसकी काउंटिंग कर सकते हो, उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो यहां पर 8 और 9 नेचुरल नंबर हैं, लेकिन इनके बीच में भी कोई नेचुरल नंबर, तो इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस कारण मैं क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर फॉल्स बोलूंगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये कह रहा है जो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है वो है 1000, तो सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर है 1000, 4 डिजिट का नंबर, और सबसे स्मॉलेस्ट वो है 1000, एकदम सही। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये सक्सेसर है किसी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का, तो यस लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। जब इसमें सक्सेसर +1 मैं करूंगा तो ये आंसर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देता है। तो ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 61 है ये ट्रू स्टेटमेंट है, एकदम सही स्टेटमेंट दिया है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 61 को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा, ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर्स, अगर कोई दो नेचुरल नंबर्स दिए हैं, द वन हैविंग मोर डिजिट्स, ऐसा नंबर जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं, इज ग्रेटर। तो ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर्स, मान लो कोई भी दो नेचुरल नंबर दिए हैं, एक दिया है मुझे 7, एक दिया है मुझे 89, या मुझे यहां पे दिया है 11, ठीक है। तो जब कोई भी दो नेचुरल नंबर दिए रहते हैं तो वो नंबर बड़ा नंबर होगा जिसमें डिजिट्स ज्यादा होंगी, तो 11, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। जिसमें डिजिट्स ज्यादा हैं तो वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। मान लो कोई भी दो नंबर तुम्हें और दिए हैं, मैं ले लेता हूं एक 11 और एक तुम्हें दिया है ट्रिपल या यहां पे नंबर दिया है 22 और एक नंबर दिया है आपको 111, तो जिसमें लार्जेस्ट, जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर देखते ही हम कहेंगे ये बड़ा नंबर है। तो यस 11 जो है बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर्स द वन हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर, ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कोई भी नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको थ्योरी में पढ़ाई गई है। क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, 3 प्रॉपर्टीज, और चौथी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब है यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, और कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 + 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो अगेन एक नेचुरल नंबर आएगा, तो यस क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है। तो यहां पे दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के बाद एक नेचुरल नंबर हमेशा आएगा, इस कारण मैं ये स्टेटमेंट ट्रू बोलूंगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं दिखाते मल्टीप्लिकेशन करते समय।
तो बात को समझना, 2 into 3 करने पे आंसर आ रहा है 6। दो नेचुरल नंबर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एक नेचुरल नंबर आएगा। मैं कहूंगा नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहां पे लिखा है आर नॉट, इस कारण क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर मैं फॉल्स बोलूंगा। ट्रू एंड फॉल्स देख रहे हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 64 फॉल्स है, ठीक है। आर क्लोज्ड अंडर एडिशन आना चाहिए था, आर नॉट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 65 देखना, क्या बोला है, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सब सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, अगेन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसका रीजन समझना। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, मैं ले लेता हूं एक नंबर 2 और एक नंबर 7। अगर इन दोनों के बीच में मैं नेगेटिव का साइन लगा दूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -5। और -5 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ये एक इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसको नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर जो हमेशा पॉजिटिव हो और 1 से काउंटिंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो 1 से आगे के जितने नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये गलत स्टेटमेंट दिया है। यहां पे आना चाहिए था आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये ट्रू होता, अभी ये फॉल्स है। तो मैंने आपको हर चीज का रीजन दिया। अब टू क्वेश्चन नंबर 65 तक हम कर चुके हैं। नोट कर लीजिए, 59 का आंसर फॉल्स है, 60 का फॉल्स है, 61 का ट्रू है, 62 का ट्रू है, 63 के लिए ट्रू है, 64 के लिए फॉल्स है और 65 के लिए भी फॉल्स है। क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो कर लेते हैं यहां पे बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, रीअरेंजमेंट सिखाती है, रीअरेंज करना। मतलब अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, मैं बोलता हूं ए और बी, इसको मैं चाह रहा हूं a प्लस बी लिखो, आप चाह रहे हैं मैं b प्लस ए लिखूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यही मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ऐड करते समय हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसका प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, साइन नहीं बदलना बस, ठीक है। तो a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हैं। नंबर्स के फॉर्म में बात करूं तो 2 प्लस 3, या आप बोले सर 3 प्लस 2। आंसर हमेशा देखो 5 और 5 ही आ रहा है दोनों तरफ। तो नंबर को मैं चाहे आगे पीछे करके लिख लूं, एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो यस, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। ये एकदम सही स्टेटमेंट बोला है। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। 1 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। एडिशन के समय मैंने आपको बताया था कि 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी फॉर एडिशन। यहां पे बोल रहा है 1 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। कोई भी नंबर है उसमें +1 नहीं करते, ये कभी इक्वल टू a प्लस 1 नहीं आने वाला, मतलब +1 नहीं +0 करते हैं। तो एडिशन के लिए हम बोलते हैं 0, ठीक है। 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। होल नंबर्स में 1 को मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। तो मल्टीप्लीकेशन में तो 1 जो है वो आइडेंटिटी है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बट ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। 0 आइडेंटिटी है, ना कि 1 एडिशन के समय। मल्टीप्लीकेशन के समय 1 को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे थ्योरी को पढ़िएगा, मैंने आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से समझाई थी, क्यों 0, क्यों 1, क्या एडिशन, क्या मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देयर इज अ होल नंबर विच व्हेन एडेड टू अ होल नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। ऐसा एक होल नंबर है जिसको जब होल नंबर से ऐड किया जाएगा तो वही नंबर खुद निकल के आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, एकदम सही स्टेटमेंट बोला। देखो 0 इज द होल नंबर, 0 when added with 0, again 0 is a whole number, it will give the number itself. तो एक नंबर है 0, तो there is a whole number which when added to a whole number gives the number itself. ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है ये चीज? चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। There is a natural number
विच व्हेन एडेड टू अ नेचुरल नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ, ये फॉल्स है। क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, अगर मान लो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, पहली बात नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब भी कोई नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर को जब भी किसी दूसरे नेचुरल नंबर के साथ ऐड किया जाएगा तो कभी वो नंबर नहीं आ सकता, ठीक है, मतलब वही नंबर इटसेल्फ नहीं आएगा, बड़ा हुआ ही नंबर आएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, इफ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर, आप कोई भी एक होल नंबर ले लो, मैं बोलता हूं 2, और इसको जब भी मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, मैं बोलता हूं एक नंबर है 4, जब भी मैं 4 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ, तो देखना इफ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर विच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, अच्छा विच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन मतलब 2 और 2 से बड़ा है 3, ठीक है, तो इफ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर विच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन द क्वोशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, एकदम सही स्टेटमेंट, ट्रू, क्वोशिएंट कभी भी 0 तो नहीं आएगा। आप कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, रिमाइंडर रिमेनिंग पार्ट बचेगा बट रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, सॉरी क्वोशिएंट कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है, तो शून्य तो नहीं आएगा। अगर मैं 2 को डिवाइड करके देखता हूं 3 से, तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा, 0 से बड़ा नंबर आएगा, 0 कभी नहीं आएगा, कोई भी नंबर लेके देख लो, ठीक है। तो अगर कोई नंबर लेता हूं, कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूं, जैसे इन्होंने बोला कोई भी होल नंबर ले लो और उससे बड़े हुए नंबर से उसको जब भी आप डिवाइड करोगे तो आंसर कभी 0 नहीं आएगा। इफ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन द क्वोशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, एनी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द क्वोशिएंट 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 71 में, एक बार और पढ़ते हैं इसको, क्या बोल रहा है, अगर कोई भी होल नंबर डिवाइड हो रहा है अनदर होल नंबर, तो 0 अगर होल नंबर है और आप डिवाइड कर रहे हैं इससे बड़े हुए नंबर से, ठीक है, तो आंसर देखो 0 आ रहा है, which is greater than the first one, the quotient is not equal to 0, क्वोशिएंट 0 आ सकता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। होल नंबर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां पर होल नंबर 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा नंबर मैं 1 भी ले लूं, 2 भी ले लूं, आंसर 0 आ सकता है, ठीक है। एनी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, कोई भी नॉन जीरो होल नंबर और खुद से ही डिवाइड होगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। देखो 2 डिवाइड होगा 2 से, आंसर हमेशा 1 आएगा। 99 डिवाइड होगा 99 से, द नंबर इटसेल्फ, आंसर 1 आएगा, ठीक है। जब भी कोई होल नंबर नॉन जीरो होल नंबर डिवाइड होता है किसी नॉन जीरो होल नंबर मतलब सिमिलर नंबर से, तो आंसर हमेशा 1 आता है, तो लास्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो इस तरीके से आपको चीजों को, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 71 में पहले हमने गलत लिखा था, ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो। ऑलवेज वर्ड इज द, मतलब हर छोटे छोटे शब्दों पे स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो ट्रू एंड फॉल्स वहीं से निकल के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 तक आप देख चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स नीड नॉट बी अ होल नंबर, किसी भी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं, मतलब मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो नीड नॉट बी अ होल नंबर, वो होल नंबर नहीं आएगा, तो भैया वो एक होल नंबर आएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आ सकता है। देखो अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, दोनों होल नंबर्स हैं, तो आंसर 0 आ रहा है, अगेन एक होल नंबर आ रहा है, तो यहां पे बोल रहा है नीड नॉट बी अ होल नंबर। 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 7 से, तो आंसर 7 आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है। तो अ होल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी होल नंबर जब डिवाइड होगा किसी दूसरे होल नंबर से जो कि 1 से ज्यादा है, बड़ा है, ग्रेटर देन 1, नेवर गिव्स द क्वोशिएंट इक्वल टू द फॉर्मर। क्या बोल रहे हैं, इसकी मीनिंग समझना। देखो बहुत आसान है, ये बोलना चाह रहा है, एग्जाम्पल के साथ समझना। अ होल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर, कोई भी होल नंबर ले लो, मैं बोल रहा हूं 2, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, बाय अनदर होल नंबर ग्रेटर देन 1, नेवर गिव्स द क्वोशिएंट इक्वल टू द फॉर्मर। तो जब भी कोई होल नंबर डिवाइड होगा दूसरे होल नंबर से जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, नेवर गिव्स द क्वोशिएंट इक्वल टू द फॉर्मर, तो ये इसका आंसर, मान लो यहां पर आ रहा है 1, तो फॉर्मर हमने लिया था 2 बट आंसर आ गया 1। कोई भी नंबर ले लो, मैं ले रहा हूं 7,
7 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 1 से बड़ा नंबर मैं बोल रहा हूं 8, ठीक है, या 1 से बड़ा नंबर मैं यहां पे ले लेता हूं 2, तो 2 और 7 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो कोशेंट इक्वल टू द फॉर्मूला नेवर गिव्स द कोशेंट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कभी भी कोशेंट जो है वो इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब जो आपने फॉर्मर में लिया, जो आपने न्यूमरेटर में वैल्यू ली है, वो ये बोलना चाह रहा है न्यूमरेटर में जो वैल्यू ली है कभी उसके बराबर कोशेंट की वैल्यू नहीं आएगी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है? चलिए यहां से कर देते हैं बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 75, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, एकदम सही है, ट्रू है। क्या बोला, इंग्लिश समझना इसकी, इंग्लिश में ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर मैं मल्टीपल ले लूं, मैं ले लेता हूं 2 का, ठीक है, तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। देखो 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर मैं 2 नंबर का कोई भी मल्टीपल ले लूं, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, तो नंबर या तो बड़े आएंगे या उसी के बराबर आएंगे, तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 76, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, तो किसी भी नंबर का अगर मुझे मल्टीपल निकालने को बोले तो मल्टीपल्स मतलब आप मल्टीप्लाई करते जाओ आगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप कहेंगे कि सर 3 into 1 कर दीजिए, 3 into 2 कर दीजिए, 3 into 3 कर दीजिए, तो भाई 3 के मल्टीपल चलते जाएंगे, 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, 100 तक, 1000 तक, भाई कितने मल्टीपल्स चाहिए, तो ये इनफाइनाइट होता है। बट यहाँ पे एक वर्ड यूज किया फाइनाइट, ठीक है, तो वर्ड यूज होना चाहिए था इनफाइनाइट, बहुत होते हैं, फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर, तो कोई फिक्स नंबर नहीं होता, इस कारण मैं यहाँ पे बोलूंगा ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है, ठीक है, तो फिक्स नंबर नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल है, तो यस ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कोई भी 2 ऑड नंबर्स आप लीजिए, अब लेकिन वो दोनों ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। वर्ड कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार नंबर का मतलब जैसे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर चलते हैं ना, लगातार नंबर, तो यहाँ पे 3 जो है ये एक ऑड नंबर है, बट यहाँ पे एक इवन नंबर आ गया, फिर 5 एक ऑड नंबर है, तो ये कह रहे हैं कि लगातार 2 ऑड नंबर, तो लगातार 2 ऑड नंबर मैं बोलता हूँ 3 and 5 है, ठीक है, तो सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये चीज मैंने थ्योरी में पढ़ाई भी है। देखिएगा मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि आप कोई भी 2 लगातार ऑड नंबर ले लो, जैसे मैं 3 और 5 ले लेता हूँ, इनको ऐड करने पे जो नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा, आप कुछ भी ले लो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 21 और 23 ले लो, तो 21 + 23 दोनों ऑड नंबर, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 + 1 होता है 4 और 2 + 2 होता है 4, 44 4 से डिविजिबल है। तो हमेशा जब भी कोई 2 लगातार ऑड नंबर्स आप लेते हैं, उनका सम करते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, याद नहीं, मैं कह रहा हूं समझने जरूरी हैं, समझोगे नहीं तो आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब 79th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर्स एग्जैक्टली, अगर कोई नंबर है वो एग्जैक्टली कोई 3 नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है, आप कोई भी नंबर ले लो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक नंबर 9, दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे 21, ठीक है, फिर मैंने ले लिया 27, आप देख रहे हैं इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 3, तो दे आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, तो ये सब डिविजिबल है किससे, 3 से। अब इन नंबर्स का अगर मैं सम कर देता हूं, तो सम करने पे देखो 40 और 48, तो यहाँ पे 10 + 7 = 17, 17 का 7 कैरी 1, 57 आता है, तो 57 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है,
लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे 79th क्वेश्चन, इसका आंसर भी 2 है। इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर्स एग्जैक्टली, अगर कोई नंबर है वो कोई भी 3 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है तो इनके सम को भी वो नंबर डिवाइड कर पाएगा। 57 डिवाइडेड बाय 3 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस प्रकार से 73 से 79 तक आपने देख लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। ये कह रहा है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स, अगर कोई नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली। सिमिलर शब्द है जो अभी 79 में था, मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अगर कोई नंबर है किसी 3 नंबर्स के सम को डिवाइड कर पा रहा है तो वो उन नंबर्स को अलग अलग भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बोथ बाय 2 and 3, अगर कोई नंबर है वो डिविजिबल है 2 और 3 दोनों से, तो देन इट इज डिविजिबल बाय 12। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाए हैं आप उस थ्योरी को अटेंड करो। थ्योरी में मैंने ये चीज समझाई थी कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ना कि 12 से। ठीक है, तो 12 के लिए यहां पर एक अलग डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, 2 और 3 ये बनता है 6 के लिए। अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स, कोई नंबर है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा डिजिट्स है, इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे 6 की डिविजिबिलिटी रूल लिखा है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है अगर कोई नंबर है 3 डिजिट का या 3 से ज़्यादा डिजिट का, अगर वो 6 से डिविजिबल है तो ये चेक करेंगे हम कैसे, तो लास्ट उस बड़े से नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स देखिए। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, 1s and 10s इज डिविजिबल बाय 6, अगर वो लास्ट 2 डिजिट 6 से डिविजिबल है तो पूरा बड़े से बड़ा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करें, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ 536 मान लो। अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं ये 6 से डिविजिबल है, लेकिन ये क्या पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है? तो आप देखिएगा 6 से वही नंबर डिविजिबल होता है जो 2 और 3 से डिविजिबल है। तो ये 2 से तो डिविजिबल है बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इन्होंने बोला नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर फॉर्म्ड, वो तभी होगा जब उसके 2 लास्ट डिजिट से कोई नंबर 6 से डिविजिबल होंगे, लास्ट 2 डिजिट्स। तो ये गलत स्टेटमेंट है, मैं कहूँगा ये फॉल्स दिया है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये 8 की डिविजिबिलिटी रूल लिखा हुआ है और ये चीज मैंने थ्योरी में पढ़ाई भी है। ठीक है, तो ये चीज मैंने पढ़ाई थी कि 8, 4 और 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखने का आसान तरीका। 2 से वही नंबर्स डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स होते हैं। 4 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, और 8 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो। और यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 83 में। ठीक है, 84 में कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 3 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल दिखने में एक जैसा है लेकिन दोनों का फॉर्मेशन अलग है। यहां पे क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। ये गलत है। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर कितने भी डिजिट्स दिए हों, जैसे मैं दे रहा हूं 7, 8, 1, ठीक है, और यहां पे मैंने दे दिया 2, तो एक नंबर है 7, 8, 1, 2। ठीक है, अब ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि जब मैं इन सब का सम करूंगा तो देखो 7 + 8, ठीक है, 8 + 1 9 और 16, 16, 17 और 18, तो इसका सम आएगा 18। और 18 क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो ये तो 3 से कट रहा है। लेकिन क्या ये 18 9 से भी डिविजिबल होगा? तो इस केस में तो है, लेकिन अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं
जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई दूसरा नंबर 111 मान लो, तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है, क्या ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है? तो नो, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। द रीजन इज बीइंग क्योंकि 9 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके डिजिट्स का सम 9 आए ना कि 3 आए। क्लियर है? तो सम 9 आएगा तो 9 से डिविजिबल होगा, सम 3 आएगा तो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स दिया है। स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब डिविजिबिलिटी रूल गलत लिखा हुआ है। 85 में बोल रहा है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 8। वो सारे नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हैं मे नॉट बी डिविजिबल बाय 8, वो 8 से हो सकता है डिवाइड ना हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनका ट्रू है। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अलग है, ठीक है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल अलग है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। चलिए 80 से 85 तक हम कर चुके हैं, बोर्ड को हम कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखो, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मतलब HCF की बात हो रही है, तो ये कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो हमेशा बड़ा होता है किससे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से। तो ये स्टेटमेंट इनका फॉल्स है। HCF की वैल्यू हमेशा LCM से छोटी होती है। ठीक है, LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज डिविजिबल बाय देयर HCF। कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का अगर आप LCM लेते हैं तो वो LCM हमेशा डिविजिबल होता है HCF से। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है, जो आपको थ्योरी में भी पढ़ाया गया है। LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 28 एंड देयर HCF इज 8। अगर ये स्टेटमेंट समझ आ गया तो ये स्टेटमेंट का आंसर आराम से दे सकते हो। ये कह रहा है कोई दो नंबर्स का LCM 28 है और उसका HCF 8 है, क्या ये सही बोल रहे हैं? तो ये चेक करने का तरीका है कि 28 क्या 8 28 को डिवाइड कर पा रहा है, क्या HCF LCM को डिवाइड कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा तो ये स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना LCM के भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जो LCM होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा उसके HCF से। ठीक है, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोल रहा है? LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स मे बी वन ऑफ द नंबर्स। LCM अगर मैं दो या दो से ज्यादा नंबर्स का LCM लेता हूं तो इट मे बी वन ऑफ द नंबर्स, वो उसी में से कोई एक नंबर्स आए। तो एकदम ट्रू है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी जब मैंने थ्योरी में पढ़ाया था तो एकदम वो देखते ही इसका जवाब दे देंगे कि एकदम हो सकता है ये पॉसिबल हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं एक नंबर है 3 और एक नंबर है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 9 और 3। अगर मैं 9 और 3 का LCM लूंगा तो LCM 9 ही आएगा, वन ऑफ इट्स नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 तक हम कर चुके हैं। 90 देखो क्या बोल रहा है? HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स मे बी वन ऑफ द नंबर्स। HCF ऑफ दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मे बी वन ऑफ द नंबर्स, वो उन दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक है, HCF क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है? ये कहता है कि 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो 2 और 3 का LCM तो 6 होगा बट इसका HCF जो है वो 1 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो वो 1 है। ठीक है, लेकिन इसको मैं पढ़ूं तो HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स मे बी वन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन देखते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए 2 एंड 4 का अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखूं तो 2 के लिए तो 2 इंटू 1 हो गया और 4 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 एंड 2 हो रहा है। इट मे बी वन ऑफ दैट नंबर। एकदम सही स्टेटमेंट है, मैं कहूंगा ये ट्रू स्टेटमेंट है। हो सकता है मे बी केस दिया इसलिए मैंने ट्रू बोला है, ऑलवेज बोला होता तो ये गलत था स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखना। एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर। हर होल नंबर एक सक्सेसर है दूसरे होल नंबर का। तो एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर। ठीक है, इसमें चेक करिएगा। देखिए 2 एक होल नंबर का सक्सेसर है,
1 एक होल नंबर का सक्सेसर है, 0 किसी भी होल नंबर का सक्सेसर नहीं है, तो एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एवरी होल नंबर नहीं है, मतलब 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ सक्सेसर ऑफ एनी अदर होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट, कोई भी दो होल नंबर्स का अगर मैं सम करता हूं, तो एग्जाम्पल देखो, ये जो सब स्टेटमेंट लिखे हैं ना, एग्जाम्पल्स लेते हुए सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा। कोई भी दो होल नंबर्स ले लो, मैं ले रहा हूं 2 और 3, अगर इनका सम करूंगा तो ये आएगा 5, ठीक है। तो सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट, ये हमेशा छोटा होगा इनके प्रोडक्ट से। तो देखो इस केस में तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर मैं 2 + 3 करूंगा तो ये 3 आएगा, और अगर मैं 0 × 3 करूंगा तो ये 0 आएगा। क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से हमेशा छोटा होता है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हमेशा तो नहीं होता। अगर मैं 0 के साथ +3 कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, बट 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर छोटा आ रहा है, 0 आ रहा है, प्रोडक्ट बड़ा नहीं आ रहा, प्रोडक्ट छोटा भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 92 तक ट्रू एंड फॉल्स को कर लिया। टोटल ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास 98 तक है। चलिए 98 तक, तो 93 से यहां पे अब आप देखेंगे कि इफ द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट होल नंबर्स, तो क्वेश्चन नंबर 93 ये बोल रहा है कि अगर हम सम कर दें दो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स के, ठीक है, और वो दोनों होल नंबर्स ऑड हैं, तो इफ द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट होल नंबर्स इज ऑड, ठीक है, द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट होल नंबर्स इज ऑड, सम जो है वो ऑड है। क्या बोल रहे हैं? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्या कि भाई इसकी इंग्लिश क्या बोलना चाह रही है, इसकी इंग्लिश ये बोलना चाह रही है कि दो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स कुछ भी ले लीजिए जो कि सम ऑड आ रहा है, तो सम ऑड आ रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 7 में मैं प्लस कर देता हूं यहाँ पर 2, तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम है वो हमारा आ रहा है 9, एक ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। देन देयर डिफरेंस ऑल्सो मस्ट बी ऑड, उनका जो डिफरेंस होगा वो भी एक ऑड नंबर आएगा। क्या? तो यस, वो भी एक ऑड नंबर आएगा। तो ये चीज जो है ये ट्रू हमें यहाँ पर एग्जाम्पल निकल के आ रहा है। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट दें तो इस तरह से एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जो ये नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने लिया वही लेना है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, कुछ और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 11 में 2, तो यहाँ पे देखो ये 13 आया, एक ऑड नंबर आया है, और 11 को अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो 11 में से अगर 2 हटा दूं तो 11 गया, 10 गया, 9, ये भी एक ऑड नंबर आएगा। तो हमेशा सम अगर किसी दो होल नंबर्स का ऑड नंबर आता है तो हमेशा याद रखिएगा उनका डिफरेंस भी एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये स्टेटमेंट एग्जाम्पल के थ्रू बोल रहा हूं, ट्रू है। चलिए मूव करते हैं। 94th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, कोई भी दो लगातार नंबर, ठीक है, वो को प्राइम नंबर्स होंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है। जैसे कि लगातार कोई भी दो नंबर ले लो, मैं ले लेता हूँ 7 और 8, क्या ये दोनों को प्राइम है? तो इसको चेक करने के लिए इनके फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। तो इनमें 7 और 8 में, ठीक है, जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो ये दोनों जो हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हमेशा तब होता है जब लगातार नंबर लोगे। तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये अगेन ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, ट्रू। इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स, अगर कोई भी दो नंबर आप लें और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखें, तो इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज वन ऑफ द नंबर्स, वो कोई ना कोई नंबर में से ही मान लो HCF है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 और 7, ठीक है। तो 2 और 7 का जब मैं HCF लूंगा तो इनका HCF तो 1 आएगा, वो कह रहा है नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 और 4। तो अगर आप 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है, मतलब उसी में से कोई एक नंबर है। तो इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज वन ऑफ द नंबर्स, देन देयर LCM इज द अदर नंबर। उनका जो LCM होगा वो दूसरा नंबर होगा जो
HCF को हटा के जो तुमने 2 नंबर लिए थे ना, उसमें से एक नंबर अगर HCF है तो दूसरा नंबर हमेशा LCM होगा। मैं अगेन कहूंगा 95 क्वेश्चन जो है ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसे ही 96 में ये क्या बोलना चाह रहा है, तो 96 क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसी भी 2 नंबर का, वो छोटा आता है, इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स। उन्हीं 2 नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो 2 और 8 का जो HCF आता है वो 2 आएगा। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से ही एक नंबर आएगा। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज स्मॉलर, छोटा तो कभी नहीं आएगा, देन द स्मॉलर नंबर से छोटा कभी नहीं आता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने फॉल्स दिया है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट 97th में क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स इज ग्रेटर देन द लार्जर ऑफ द नंबर्स। अगर मैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, एलसीएम की, तो द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स वो बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन द लार्जर ऑफ द नंबर्स। तो आप बात को समझना, मान लो यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूं, एक है मेरा नंबर 4 और दूसरा नंबर है मेरा 8। ठीक है, तो 4 और 8 का अगर हम एलसीएम देखें तो ये एलसीएम हमारा 8 ही आएगा। अब हमेशा याद रखना कि आप कभी भी एलसीएम निकालते हैं किसी भी 2 नंबर का, तो वो कभी बड़ा नहीं आता, बड़े नंबर से कभी बड़ा नहीं आएगा, लार्जर ऑफ द नंबर्स। द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स इज ग्रेटर देन द लार्जर ऑफ द नंबर्स। तो लार्जर ऑफ द नंबर से भी ग्रेटर, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, मैं ले रहा हूं यहाँ पे 11 और 121, या मैं यहाँ पे ले रहा हूं 11 एंड 12 का एलसीएम, तो 11 और 12 का एलसीएम लूंगा तो ये एलसीएम बड़ा आएगा, एकदम आएगा, 11 इंटू 12 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स इज ग्रेटर देन द लार्जर ऑफ द नंबर्स। इक्वल भी आ सकता है, ग्रेटर भी आ सकता है, तो इस स्टेटमेंट को मैं फॉल्स स्टेटमेंट कहूंगा, हमेशा ऐसा नहीं है। ठीक है, इक्वल भी आता है। चलिए, द एलसीएम ऑफ द 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यस, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है, कोई भी 2 को प्राइम नंबर्स आप ले लीजिए, मैं ले रहा हूं 2 एंड 3, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो द एलसीएम ऑफ द 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। वो हमेशा इक्वल आएगा जब इन 2 नंबर्स का आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को प्राइम नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एलसीएम जो है वो उसी के इक्वल आता है, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस प्रकार से ट्रू एंड फॉल्स तक के क्वेश्चन हमने देखे, मतलब हमने 98 तक के क्वेश्चन देख लिए, 39 से 98 तक। चलिए अब हम मूव करते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, और फिलिंग इन द ब्लैंक्स का पहला सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 99 आप लोगों के सामने क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 10 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 मिलियंस, और यहाँ पे लिखा है करोड़। तो जब मैं 10 मिलियन की बात करता हूं तो 2 अलग अलग लैंग्वेज है, एक इंडियन लैंग्वेज है और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो 10 मिलियन मतलब यहाँ पे 1 करोड़ के बराबर होगा। ठीक है, और 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के बराबर हम बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि 10 लाख ये जो है ये 10 लैक्स है। ठीक है, ये 1 मिलियन के बराबर है, 10 लैक्स। चलिए यहां पर 10 लैक्स अगर 1 मिलियन के बराबर है तो 10 मिलियन, तो यहां पे जब मैं 1 मिलियन देखता हूं तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 5 6 7 0 1 करोड़ के बराबर बनते हैं। तो दोनों में मैं कहूंगा मेरा जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा वो 1 एंड 1 आएगा। यहां पर आप लोग सिंपल सा फिलिंग इन द ब्लैंक्स इस प्रकार से आप लोगों के स्कूल एग्जाम में एकदम देखने को मिल सकता है, और थ्योरी लेक्चर में ये चीज समझाई भी है अच्छे से। चलिए, 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पे कन्वर्जन आना चाहिए। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में क्योंकि 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, तो हमसे पूछा है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो 1 मीटर को अगर मुझे पता है 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर अगर 10 mm के बराबर है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर अगर 10 mm के बराबर है
तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर जो है वो 10 × 100 mm के बराबर होगा। इसका मतलब 1000 mm के बराबर होगा। तो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 100 सेंटीमीटर क्योंकि 1000 mm के बराबर है, तो मैं कहूंगा 1 मीटर जो है वो 1000 mm के बराबर होगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर है? ऐसे ही 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 10 मिलीमीटर्स के। अभी बताया, ये रहा सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, तो 1 किलोमीटर में क्योंकि 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर क्योंकि 1000 mm के बराबर होता है, ठीक है, ये भी आपने लिखा 1 मीटर क्योंकि 1000 मिलीमीटर्स के बराबर होता है, तो 1000 मीटर की अगर मैं बात करूं तो ये 1000 × 1000 हो जाएगा मिलीमीटर के बराबर। तो क्योंकि 1000 मीटर इतने मिलीमीटर के बराबर होगा, तो 1 किलोमीटर भी इतने ही मिलीमीटर के बराबर होगा। ये चीज समझ आई? कितने? 10 की पावर में 6। तो यहां पे 1 किलोमीटर 3 और 3 zeros, मतलब टोटल 1 के बाद 6 zeros आएंगे, इतने मिलीमीटर के बराबर होगा। 1 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर है, तो देखिएगा जब मैं 1 ग्राम की बात करूंगा, ठीक है, 1 ग्राम में क्योंकि 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे कन्वर्जन अगर आपको स्केल याद होगा, ऐसे ही 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, और 1 किलोग्राम में जब मैं मिलीग्राम्स देखूंगा, ठीक है, तो यहां पे अगेन कन्वर्जन का यूज होगा। कन्वर्जन करके हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को, बोर्ड कर दिया मैंने क्लियर। 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम क्योंकि 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, और 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अगर 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर है, तो 1000 ग्राम यहां पे 1000 × 1000 मिलीग्राम्स के बराबर होगा, ठीक है। और यहां पे 1 किलोग्राम क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम की ये वैल्यू है, तो 1 किलोग्राम भी इतने ही मिलीग्राम के बराबर होगा। कितने? 1 के बाद 6 zeros। क्लियर है ये चीज? तो बस ऐसे चीजों को सॉल्व करना था। ये है 101 तक के फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको पता होने चाहिए। चलिए यहां पे कर देते हैं बोर्ड क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। ये कह रहा है 100 thousands इज इक्वल्स टू हाउ मैनी लाख। 100 thousands का मतलब होता है 100 जो है वो thousands टाइम्स है, तो यहां पे ये 1 लाख के बराबर आएगा, 1 लाख। आप देखिएगा 1 के बाद 5 जीरो हैं टोटल, ठीक है, और 5 जीरो का मतलब ये 1 लाख है, तो 1 लाख के बराबर आएगा। हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, हिज हाइट इन मिलीमीटर्स इज। आप बताइए ये मिलीमीटर्स में कितना बराबर होगा। तो यहां पर हमें जो हाइट दी है वो हाइट हमें दी है 1 मीटर और 65 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर तो हाइट है ही है, उसके ऊपर 65 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। तो यहां पर मिलीमीटर्स में क्योंकि हमसे जवाब पूछा है, तो 1 सेंटीमीटर क्योंकि 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ये चीज समझना। तो 65 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये 65 × 10 मतलब 650 मिलीमीटर्स के बराबर होगा। अभी आपने क्या किया, आपने सिर्फ 65 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है, 1 मीटर को अभी तक कन्वर्ट नहीं किया। तो 1 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में क्योंकि 10 मिलीमीटर होते हैं, इस कारण से हम कह सकते हैं कि 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर है। अभी पीछे हमने कन्वर्जन सीखा, तो यहां पर अगर मुझे कंप्लीट चीज को मिलीमीटर में चेंज करना है तो मैं कहूंगा 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, ये रहा 1000 मिलीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर मतलब 650 मिलीमीटर, तो ये 650 मिलीमीटर, ये पूरी चीज मिलीमीटर में आ गई। अब
टोटल कितने मिलीमीटर आएंगे, तो ये आएंगे 1650 मिलीमीटर्स। क्लियर है? तो यहां से हमें यह पता चला कि 1650 मिलीमीटर्स के बराबर होगा इस पर्सन की हाइट, जो कि मीटर और सेंटीमीटर में दी है। 1 मीटर 65 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1650 मिलीमीटर्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। तो 104 में क्या है, बोर्ड कर देते हैं क्लियर पहले तो। चलिए, ये मैंने कर दिया बोर्ड क्लियर। आगे देखिएगा, इसके बाद मुझे दिया है लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा इज अबाउट 1290 किलोमीटर, इट्स लेंथ इन मीटर्स। अब मुझे डिस्टेंस दिया है किलोमीटर्स में, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1000 मीटर के। ठीक है, तो आपसे पूछा है 1290 कितने किलोमीटर, मतलब 1290 किलोमीटर है ना, कितने मीटर के बराबर होंगे। तो 1290 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ और ये मीटर्स में आ जाएगा। तो ये आएगा 1290 आगे 000 1000 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने मीटर्स के बराबर होगा। ये आंसर मीटर्स में आएगा। The distance between Srinagar and Leh is 422 किलोमीटर, the same distance in meters। आप बताइए किलोमीटर में दिया है, मीटर में कितना आएगा। तो किलोमीटर में दिया है तो 1 किलोमीटर क्योंकि 1000 मीटर के बराबर है, तो इसका मतलब 422 किलोमीटर बराबर होगा 422 इंटू 1000 मीटर से। तो ये पूरी यूनिट मीटर में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर 422 और 3 0 भी आएंगे, ये पूरी चीज मीटर में चेंज हो गई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 105 को अटेम्प्ट करना था। 106 क्या कह रहा है, राइटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट इन विच ऑर्डर। कौन सा बोला है, जब नंबर्स को हम बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, तो आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, नीचे तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इस चीज को हम डिसेंडिंग कहते हैं। डिसेंड होना, डिक्रीज होना, ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। क्लियर है? चलिए, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको मैं कर देता हूं यहां पे क्लियर, और आगे समझिएगा। इस तरीके से ये आ गए आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल 106 तक। क्लियर है? चलिए बोर्ड करते हैं यहाँ पे क्लियर, और इसके बाद मूव करते हैं 107 की तरफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको पढ़ो। बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर मेड बाय 5 डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, द न्यू नंबर इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अब यहां पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले इसकी हिंदी समझना। क्या बोल रहा है कि अगर मैं डिजिट्स लूं, ठीक है, और कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स लूं, ठीक है, और वो बोल रहा है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर मेड बाय 5 डिफरेंट, 5 डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो कुछ भी 5 नॉन जीरो डिजिट्स आप ले लीजिए, मैं ले लेता हूं 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये मैंने 5 डिजिट ले लिए। अब अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर इससे बनाने की कोशिश करूं, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा आपका 65432। ये ग्रेटेस्ट नंबर बन रहा है इन डिजिट्स का यूज करके, ठीक है। चलो, अगर मैं इनके ऑर्डर रिवर्स कर दूं, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 5 डिजिट का, इन्हीं डिजिट से, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली वर्ड आएगा स्मॉलेस्ट, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो कोई भी बड़ा नंबर अगर आप लेते हैं, जैसे कि मैं यहां पे ले लेता हूं 84231, ठीक है, 5 डिजिट का मैं कह रहा हूं बड़ा नंबर है, ठीक है, 5 डिजिट का एक अपने आप में बड़ा नंबर है। अगर इसके मैं सारे डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बनेगा। बाय एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर वी गेट 10 लाख। ये कह रहा है अगर मैं 1 ऐड कर दूं बड़े नंबर में, ठीक है, तो नंबर 10 लाख बन जाएगा। नंबर क्या बन जाएगा, 10 लाख, और 10 लाख का मतलब है इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैंने +1 किया होगा। अब 10 लाख
अपने आप में स्मॉलेस्ट कितने डिजिट का नंबर होगा? तो 3 3 6 7 7 डिजिट का होगा। इसका मतलब यहां पे 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आएगा जिसमें आपने 1 को ऐड किया होगा। तो यहां पे मुझे बाय एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वी गेट 10 लाख। क्लियर है? तो यहां पे 6 आएगा। द नंबर 5 करोड़ 23 लाख। चलो इसको भी पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा चीजें हम मिटा देते हैं बोर्ड से सो दैट हमें क्लियर रहे कि हमने क्या फिल किया है। द नंबर 5 करोड़ 23 लाख 78,401 कैन बी रिटर्न यूजिंग कॉमर्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन एज। अब देखो करोड़ जो है ये वर्ड यूज होता है इंडियन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, इंडियन सिस्टम के अंदर। इंटरनेशनल सिस्टम में फिर ये मिलियंस वर्ड यूज होने लगता है। तो अगर मैं 5 करोड़ की बात करूं तो यहां पे कहना चाह रहा है 5 करोड़ 23 लाख का मतलब, तो वो इस तरीके से आएगा। देखो 5 करोड़ 23 लाख, ठीक है, 78,000, तो ये 78,400, तो ये रहा 400, ठीक है। कैन बी रिटर्न यूजिंग कॉमास इन द इंडियन सिस्टम, तो ये है वो तरीका जिस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये इंडियन सिस्टम में लिखने का तरीका है, बस कॉमास लगा के नंबर शो करना था, वो हमने कर दिया। तो ये हमने फिल कर दिया है इसको यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इन रोमन न्यूमरेशन द सिंबल 10, ये जो x है ये डिनोट कर रहा है 10 को। तो ये जो 10 है आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है तीन सिंबल से। वो 3 सिंबल कौन से हैं? एक तो m और c दिया ही है, एक है l, मतलब 50 में से भी हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा l, m एंड c। तो यहाँ पे l, m एंड c ये यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिखेगा। तो ये थ्योरी का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। जब थ्योरी पढ़ाई थी तो ये चीज सिखाई है उसके अंदर कि L और M और C ये 3 नंबर ऐसे हैं जहां से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी कहीं से नहीं, ठीक है। द नंबर 66 इन रोमन न्यूमरल्स इज, तो अब 66 को मैं कैसे लिखूंगा रोमन न्यूमरल्स में? तो ये चीज समझिएगा। देखिए L अपने आप में डिनोट कर रहा है 50 को, ठीक है। L के आगे मैं ऐड कर सकता हूं एक x, तो एक मैंने 10 ऐड कर दिया तो ये 60 हो गया। 66 बनाना है तो 66 इसके आगे ये 6 और ऐड हो जाएगा। तो समझना L का मतलब 50, x का मतलब 10, तो 50 प्लस 10 आगे वाली चीजें ऐड होती हैं, और ये 5 और ये आगे एक मैंने i मतलब और लगा दिया, तो 6 1 और लगा दिया, तो 5 प्लस 1। इस तरीके से मेरे पास सिंबल्स हैं 50 के, 10 के, 5 के और 1 के। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 66 को। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स कहाँ तक हमने सॉल्व किए हैं? 111 तक, 111 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मूव करेंगे 112th क्वेश्चन पे। तो 112th क्वेश्चन क्या है बोर्ड करते हैं क्लियर। 112th क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। द पॉपुलेशन ऑफ पुणे वॉज 2538473 in 2001, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 द पॉपुलेशन वॉज। अगर इसको मैं नियरेस्ट थाउजेंड्स तक अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहूंगा तो ये पॉपुलेशन क्या दिखेगी? जब भी नियरेस्ट हंड्रेड्स बोलते हैं तो टेंस देखना है, जब भी नियरेस्ट थाउजेंड्स बोलेंगे तो हंड्रेड्स देखना है। तो यहाँ पे मैं हंड्रेड्स पे नजर मारता हूँ। ये हंड्रेड्स का जो डिजिट है ये है 4, 5 से छोटा। तो जब भी ये 5 से छोटा होगा तो इसके आगे के जितने डिजिट है, 8 के आगे के जितने डिजिट है वो सब ट्रिपल जीरोज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 253800 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, ये हो गया। अगर नियरेस्ट हंड्रेड्स पूछते तो नियरेस्ट हंड्रेड्स में ये 500 आता, 473 है ना। इस समय हम 4 के साथ वाला 7 को देखते, 10th डिजिट को देखते। 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो ये दोनों डिजिट जीरोज हो जाते। क्लियर है? ये थ्योरी में समझाया गया था। चलिए आगे समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 113। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सबसे छोटा होल नंबर वो है 0। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस फिलिंग द ब्लैंक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सक्सेसर ऑफ 106159 इज, सक्सेसर मतलब एक आगे वाला, तो इसका एक आगे वाले का मतलब है 106159 जो नंबर दिया है इसमें आप +1 कर दीजिए। जैसे ही आप +1 करेंगे आपको सक्सेसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 61601, तो ये हो जाएगा 106160। तो यहां पे हम लिख देते हैं 106160। प्रीडिसर ऑफ
दिस इज वॉट प्रेडिसर, मतलब एक पीछे वाला, तो एक पीछे वाला मतलब -1 करना है इस नंबर में से। तो ये नंबर आपको दिया है 1 लाख, ठीक है, और 1 लाख में से जब मैं -1 करूंगा तो ये आ जाएगा 9 और 9, तो ये हो जाएगा 99,999, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 99,999, तो 99,999 ये नंबर बनेगा जब मैं -1 करूंगा। 400 इज द प्रेडिसर ऑफ, 400 किसका प्रेडिसर है, तो 400 किसका प्रेडिसर है, मतलब कोई नंबर है, यहां पे देखो हम बोलते हैं वो नंबर है x, देखो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं, समझना चीज को। तो यहां पे पूछ रहा है 400 किसका प्रेडिसर है, तो 400 किसका प्रेडिसर है, मतलब कोई नंबर है x, उसमें से जब तुमने -1 किया तो यहां पर तुम्हारे पास आया होगा 400, यही इन्होंने पूछा है। तो इसका मतलब अगर मैंने 401 में से -1 किया होगा तो यही 400 बना होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 401 का प्रेडिसर है 400, तो 400 इज द प्रेसिडर ऑफ प्रेडिसर ऑफ 401, 401 का। फिल इन द ब्लैंक आपको दिया हुआ इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर ये है आपका 999, ये मैं बोल सकता हूं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब इस लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या होगा, तो इसमें जब मैं +1 करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, वो है 1000। तो यहां पर हम बोलेंगे कि 4 डिजिट का नंबर आएगा, मतलब 1000 जो है ये सक्सेसर है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें +1 करने पे ये नंबर बन के आ रहा है, वही हमने फिल कर दिया। सिंपल सी बात है, इतना आसान आपको सवाल आने वाले हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स इतने ही आसान एग्जाम में भी दिखेंगे। 118 का, इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर, अगर किसी भी होल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, then the result is the dash itself, then the result is the number itself, result क्या होगा, वो नंबर खुद ही अपना रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहां पे वर्ड आएगा नंबर itself, NUMBER, क्लियर है, वो नंबर खुद ही निकल के आएगा जो भी आपने सब्ट्रैक्ट किया है 0 में से, तो होल नंबर इटसेल्फ आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट इज द होल नंबर इटसेल्फ। अब आगे क्या है, तो 112 से 118 तक हमने कर लिए, ये हो गए हमारे फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद हम मूव करते हैं 119 क्वेश्चन पे, तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। 119 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नेचुरल नंबर एंडिंग इन 5 इज, सबसे छोटा 6 डिजिट का नेचुरल नंबर बताइए जिसकी अंत में 5 आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नेचुरल नंबर एंडिंग इन 5, जिसके एंड में 5 है। अगर मैं यहां पे पूछूं कि सबसे छोटा 6 डिजिट का नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट का वो ये होगा, ठीक है। अब इसके एंड में 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब यहां से 0 हटा देंगे तो यहां पे 5 आएगा। तो ये मैं कहूंगा ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसके एंडिंग में 5 आ रहा है। तो 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 3 और 3 6 डिजिट का नंबर जिसके एंड में 5 आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 3 0 4 zeros, तो 1 के साथ 4 zeros और 5 आएगा। क्लियर है ये चीज। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये हमने कर दिया। 120th क्वेश्चन क्या कह रहा है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर। तो जो होल नंबर्स होते हैं उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी कहां लगती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल मैंने पढ़ाया था। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स या कोई भी 2 होल नंबर्स को अगर आप ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ आता है, मतलब वो नंबर
नेचुरल आएगा। अगर कोई दो नेचुरल नंबर्स को, देखिए मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बताई थी कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर या होल नंबर आता है। ठीक है, तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर्स के नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर्स के केस में होल नंबर्स ही आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मैं कहूँगा क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगती है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ये चीज? तो ये इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है। चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या बोलती है, वो मैंने आपको यहाँ दोबारा बता दी। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सेम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे भी शब्द आएगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलिए, इसके बाद डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय क्या इज नॉट डिफाइंड। तो वर्ड नॉट डिफाइंड ये जब थ्योरी पढ़ाई थी तब समझ जाई थी आपको कि किसी भी नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड करूंगा, मतलब अगर डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो ऐसे नंबर्स को हम लोग एनडी बोलते हैं। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड कहते हैं। वही आपसे पूछा डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय जीरो, किसी भी होल नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड कर देंगे तो वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फॉर होल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यहाँ पे आपको टोटल 4 लॉस पढ़ाए गए थे, 4 प्रॉपर्टीज मैं ऐसे कहूंगा पढ़ाई गई थी। पहली प्रॉपर्टी का नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे वर्ड आएगा कॉम्यूटेटिव। और तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ाई गई थी वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट में फोर्थ प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग बेसिकली जब नाम लेते हैं, जब समझाते हैं, तो इसको बोलने का पूरा नाम ये है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ पर इसका जो रूल पढ़ाया था वो ये था कि अगर मेरे पास 3 नंबर हैं ए बी सी, तो a मल्टीप्लाइड विथ b प्लस सी। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लिख सकते हैं क्या, a मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ b, ठीक है, एंड a मल्टीप्लाइड विथ c। तो a मल्टीप्लाइड विथ c और ये बीच में पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से जो a है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है b और c को। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन a और ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, b प्लस c का मतलब है एडिशन। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो यहाँ पे वर्ड एडिशन आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं साथ साथ पूरे डिटेल में भी चीज़ों को समझाता जा रहा हूँ सो दैट आपको चीज़ें समझ आती जाएं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था 123 तक। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 में क्या बोल रहा है कि 2395 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई आएगा कि उसकी वैल्यू सेम हो 6195 मल्टीप्लाइड विथ 2395। हिंट क्वेश्चन में दी हुई है कि 2395 और 2395, तो कॉमन सी बात है 6195 यहां पे आएगा। आप नंबर्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिखाती है, क्लोजर सिखाती है कि किसी भी नंबर को एडिशन या मल्टीप्लाई कर लो, आंसर अगर नेचुरल नंबर्स को किया तो नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर्स को किया तो होल नंबर आएगा। कॉम्यूटेटिव कहती है कि मैं नंबर्स को रीअरेंज करके लिख सकता हूं, और कॉम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम ग्रुप बना सकते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कब रीअरेंजमेंट, कब ग्रुपिंग और कब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज क्लोजर के बाद पढ़ाई गई थी। तो ये बेसिकली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, चलिए, 1001 मल्टीप्लाइड विथ 2002 कैन बी रिटर्न एज 1001 मल्टीप्लाइड विथ 101 प्लस व्हाट। तो यहाँ पे देखो 101 मल्टीप्लाई तो हो रहा है, यहाँ पे भी 101 मल्टीप्लाई तो हो रहा है। 2002 को इन्होंने तोड़ के 1001 लिखा है, तो कॉमन सी बात है इसमें जब 1001 और ऐड करूंगा तो ये 2002 आ जाएगा।
तो यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आएगा 10001। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। चलिए, एक्स्ट्रा थिंग्स मैं मिटाता हुआ जा रहा हूँ, फिलिंग इन द ब्लैंक्स मैं आपके सामने समझाता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, 10001 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। कोई भी नंबर जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो नेचुरल नंबर हो, आंसर हमेशा जीरो आएगा। क्लियर है? 2916 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर जीरो आएगा? तो कॉमन सी बात है, कोई भी दुनिया का नंबर जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा जीरो देता है। तो ये हमने फिल कर दिया। तो आपने अभी तक देख लिया है क्वेश्चन नंबर 127 तक। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स से हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स में आए। फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 तक आ गए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 128 ये रहा। क्या बोल रहा है? 9128 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर इटसेल्फ आए? तो ये आंसर होगा 1। ठीक है, कॉमन सी बात है, किसी भी नंबर में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। वही यहां पे इन्होंने पूछा था। आगे देखिएगा, 125 प्लस 68 प्लस 17 कैन बी रिटर्न एज 125 प्लस वॉट और प्लस 17 को बाहर कर दिया। देखो, ये मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी जब मैं सिखा रहा था थर्ड वाली प्रॉपर्टी, और थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब आप ब्रैकेट्स कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर है, मैं बोल रहा हूं ए बी सी, आप बोलेंगे सर मैं ए मल्टीप्लाइड विद बी और सी का ग्रुप बनाना चाहता हूं, ठीक है, और इनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और ए को बाद में करूंगा। तो ठीक है, मैं बोलता हूं, ये आपने बोला, ठीक है, मैं बोलता हूं कि नहीं, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ए मल्टीप्लाइड विद बी कर दो और बाद में सी को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये थी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर मेरे पास 3 नंबर हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे वो एडिशन हो, तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो हमें ब्रैकेट लगाना सिखाती है। हम किसी का भी ग्रुप बना सकते हैं, तो ग्रुपिंग करना हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिखाती है। कौन सा नंबर मिस्ड है यहां पर? तो वो नंबर है 68, तो यहां पे आएगा 68। बस ये चीज आपको देखते ही समझ आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, इस तरीके से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी एक क्वेश्चन देखा। 8925 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ 8925। ऐसे ही 131 वाला क्वेश्चन है, 19 मल्टीप्लाइड विथ 12 प्लस 19। ठीक है, और यहां पर 19 को कॉमन ले लिया, तो देखना यहां पे भी 19 था और यहां पे भी 19 था। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन आउट लेता हूं तो इसमें भी एक 19 दिख रहा है, यहां पे भी एक 19 दिख रहा है। तो 19 को कॉमन लेने के बाद क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 19 बाहर आ गया और ब्रैकेट में यहां पे एक जो 12 बच रहा था और यहां पे 19 कॉमन चला गया, तो 12 प्लस 1 भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब 19 मल्टीप्लाइड विद ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन इज मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये वाली प्रॉपर्टी जो आपकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है उसको मैंने यहां पे यूज किया। क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 132 में क्या बोल रहा है, 24 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 35 कैन बी रिटर्न एज 24 मल्टीप्लाइड विथ 18 प्लस 24। ठीक है, तो यहां पे आप बात को समझना, ये अगेन फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, यहां पर आपको समझनी पड़ेगी। कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे समझा रहा हूं उसको समझना। देखो, 24 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 35 से, ठीक है, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है। वो ये कहती है कि आप एक काम करो, 24 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करो 24 को मल्टीप्लाई करके। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे कोई नंबर है x, कोई नंबर है x। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का ग्रुप देखूं तो इन दोनों में 24 बाहर कॉमन आया होगा, ये आ गया, और 18 और x ये आपस में रिश्ता बनाएगा एडिशन का। अगर मैं इस पेयर में और इस पेयर में से 24 कॉमन ले लेता हूं मल्टीप्लाइड विद 18 प्लस वॉट, मुझे 35 देगा। ये हमें पता होना चाहिए।
तो 18 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 35 आए, तो यहां पे ध्यान देना 35 में से आप 18 माइनस कर दो तो 15 में से 8 गए, ये बचा 7, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो यहां बचा 1, मतलब यहां पे आएगा 17। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24 इंटू 35 इज इक्वल टू 24 इंटू 18 प्लस 24 इंटू 17। यहाँ पे 17 आएगा। कैसे आया वो मैंने डिटेल में जाके एकदम आपको समझाया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 132 तक चीज़ों को कर लिया है सॉल्व। मैं ये रफ वर्क में जो आपको चीज़ें समझा रहा था इसको मैंने कर दिया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 133 पे एक नजर मारिएगा। यहां पे क्या बोल रहा है कि 32 मल्टीप्लाइड विद 27 मल्टीप्लाइड विद 19 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, देखो नंबर सेम है, 32 भी है 19 भी है, मल्टीप्लाई का साइन 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 भी है। तो पहले आपने इन दोनों का ग्रुप बनाया था, अब आपने आगे के दो नंबर्स का ग्रुप बना दिया, ठीक है, और 19 को बाद में लिख दिया, ये लिख दिया 19 को। इसका मतलब यहां पे मिसिंग है 27। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। 786 इंटू 3 प्लस 786 इंटू 7 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, सबसे आसान तरीका क्या है लिखने का? तो देखिएगा यहां इन दो पेयर में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी वो थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो ये कहती है कि जब भी ऐसे सिमिलर नंबर आए तो उसको कॉमन ले लीजिए। ये मैंने 786 को कॉमन ले लिया, ठीक है, और अगर मैंने इन दोनों से इसको कॉमन ले लिया तो 3 और 7 के बीच में यहां प्लस का साइन बच रहा है, तो ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं 3 + 7। ये है लिखने का तरीका, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी बस ऐसे लिख के छोड़ना है, सॉल्व करके आंसर नहीं देना। अगर सॉल्व करके भी आंसर देना चाहो तो ओरल है। देखो 7 + 3 होता है 10, और 10 को जब आप 786 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7860। इसलिए मैं कहता हूं 6th क्लास बहुत ज़रूरी है आगे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 6th 7th 8th आपका बेस बनाती है, ठीक है, और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना सिखाती है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। तो 135 कह रहा है 24 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 24 इंटू वॉट, तो सेम नंबर आएगा 25। लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोल लो या आप यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल लो, ठीक है। अ नंबर इज अ डैश ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। कोई भी नंबर क्या होता है, वो अपने ही फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां पर आपसे बोला अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, तो यहां पे वर्ड आएगा मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, वो अपने ही फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 क्या बोल रहा है, इसको देखो। फिल दिस ब्लैंक इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखो इस ब्लैंक को फिल करना है और स्टेटमेंट सही होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि फैक्टर है किसी भी नंबर का? तो मैं कहूंगा यहां पे आंसर आएगा आपका 1। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्लियर है ये चीज? 1 एक ऐसा नंबर है ना, एक ऐसा डिजिट है जो कि सबका फैक्टर मिलेगा आपको, ठीक है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, तो कितने फैक्टर्स होते हैं एक प्राइम नंबर के? तो कोई भी आप प्राइम नंबर ले लीजिए। देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि या तो 1 से डिविजिबल होता है या इटसेल्फ। तो मैं कहूंगा यहाँ पे द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज 2। कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, a number for which the sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है ये परफेक्ट नंबर की, और ये हमने थ्योरी में कवर की है। परफेक्ट नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिस नंबर के जो डिजिट्स दिए हैं, किसी भी नंबर में जो डिजिट्स दिए हैं, अगर आप उन डिजिट्स को सम कर दो, ठीक है, तो वो सम इक्वल आता है जब उस नंबर का आप ट्वाइस कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर बोला जाता है। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए इन सब चीजों की, ठीक है। इस पे एकदम फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकते हैं। 2 इज द ओनली
प्राइम नंबर विच इज इवन, मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ वर्ड प्राइम आना चाहिए। देखो अब मुझे एकदम से कैसे पता चल गया, ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और बहुत अच्छी थ्योरी की नॉलेज, ठीक है। तो ये चीज आपको थ्योरी में बताई गई है। 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, कोई भी 2 नंबर जिसमें 1 ही अकेला एक कॉमन फैक्टर है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्या कहते हैं, तो 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, कोई भी 2 नंबर जिसमें 1 एक कॉमन फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो ये आ जाएगा कोप्राइम वर्ड। तो कोई भी 2 नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर है उनको कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाफ मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से कहीं ना कहीं आपको एकदम देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप पूरी थ्योरी की तैयारी कर लो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 142 तक हम कर चुके हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। देखिएगा, नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 to 100, हमेशा याद रखना, ये थ्योरी में भी सिखाया गया था, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो ये 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 2, 3, ऐसे अगर आप काउंटिंग करते हुए चलेंगे तो 5 के बाद 6, 7 आएगा। तो ऐसे 25 नंबर आते हैं जो कि 1 से 100 के बीच में है। आप एक बार इसको काउंट करके जरूर देखना, थ्योरी में ये सारे 25 नंबर्स मैंने लिख के समझाए हैं बकायदा। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 को। तो क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, देखिएगा यहां पर, इफ अ नंबर हैज डैश इन वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 है तो वो नंबर डिविजिबल होता है 10 से। ये डिविजिबिलिटी रूल है 10 का। इसके ऊपर भी फिलिंग द ब्लैंक्स एकदम पूछ सकते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस। अगर उसके यूनिट्स प्लेस पे या वंस प्लेस पे मैं कहूं 0 और 5 है तो ऐसा नंबर आंख बंद करके 5 की डिविजिबिलिटी रूल है ये, ठीक है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, अ नंबर इज डिविजिबल बाय इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। देखो सबके सब इवन नंबर्स हैं, तो वंस प्लेस पे अगर ये डिजिट्स दिखे तो ऐसा नंबर डिविजिबल होता है 2 से। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको दिया हुआ है। क्लियर है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटा देते हैं सो दैट आपको चीज़ें समझ आए कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या क्या भरा है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर इज अ खाली जगह ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां पे देखना, एक नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, तो यहां पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो कोई भी नंबर 3 का डिविजिबल तब होता है जब उसमें दिए हुए डिजिट्स का आप सम कर दें और वो 3 का मल्टीपल निकले। तो यहाँ पे इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वर्ड आएगा मल्टीपल, मतलब वो 3 से मल्टीपल हो रहा हो। तो यहाँ पे इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 147 तक चीजों को सॉल्व करना था। अब हम आ गए फिलिंग इन द ब्लैंक्स के अंत वाली जगह पे। तो यहाँ पे ये 150 तक फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर देखिएगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस from the right and the sum of the digits at even places from the right of a number is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। ये आपको divisibility of 11, तो मैंने अपनी वीडियो में, मेन जो थ्योरी वीडियो है उसमें आपको 17 तक की डिविजिबिलिटी रूल सिखाएं। आपको 17 तक के डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। उनका जो कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, तो यहां पे वर्ड आएगा मल्टीपल। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, कोई 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो ऑफ द गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। उनका जो कॉमन मल्टीपल है उसका वो सबसे लोएस्ट नंबर होता है।
इसलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। तो वर्ड m यहाँ पे मल्टीपल के लिए। The HCF of two or more given numbers is the highest of their common factor। ये लास्ट टर्म, यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ थ्योरी लेक्चर को पूरा वॉच करिए, वहाँ पे मल्टीपल और फैक्टर को समझाया गया है। क्लियर? तो हमने कर लिया है 150 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स भी खत्म, ट्रू एंड फॉल्स भी खत्म, फिलिंग द ब्लैंक्स भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 151 जो है वो है आपका मैच द कॉलम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन बिलो आर द टू कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2, ठीक है। तो एक कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। मैच ईच आइटम ऑफ द कॉलम 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग आइटम ऑफ द कॉलम 2। तो आपको मैच द फॉलोइंग खेलना है। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कॉलम 1 का। द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, कोई भी दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, आप होल नंबर्स ले लो। मैं बोलता हूं 2 and 3, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस हमेशा 1 आएगा। तो मैं कहूंगा द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स इज 1, ठीक है। तो डी ऑप्शन। तो यहां फर्स्ट स्टेटमेंट का जो आंसर है वो है डी। मैं इसके सामने लिख देता हूं। क्लियर है? चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, जो भी दो नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आप लेंगे, तो मैं कोई भी दो नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स लेता हूं। तो 2 and 3 मैंने ले लिया, दो लगातार होल नंबर्स जिनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहां पर आ रहा है 6, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स इज ऑलवेज क्या होगा, ऑड आएगा या इवन आएगा या 6 आएगा या 0 आएगा या 3 आएगा। तो कोई भी दो नंबर और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 7 और 8, दो लगातार होल नंबर्स मैंने ले लिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स 7 and 8, तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये हमारा आएगा 7 into 8 is 56। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ऑड आएगा या इवन आएगा। हमेशा एक इवन नंबर आ रहा है, आप कोई भी नंबर ले लो। तो कोई भी दो नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो जो कि लगातार कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो हमेशा आंसर में देख रहा हूं एक इवन नंबर आ रहा है, मतलब इसका आंसर एफ आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट का आंसर है एफ। क्लियर? क्वोशिएंट व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर, तो 0 को जब भी मैं डिवाइड करूंगा किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये है हमारा बी। तो मैं कहूंगा थर्ड जो स्टेटमेंट है इसका आंसर है बी। कुछ भी नंबर ले लो, अगर उसको आप डिनोमिनेटर में डाल देते हो 0 के डिनोमिनेटर में, मैं बोलता हूं 0 डिवाइडेड बाय 7, आंसर हमेशा 0 आएगा। यही इन्होंने यहां पूछा है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें हम मिटा देते हैं, तो ये हमने मिटा दिया, और ये गोले हम इसलिए घुमा रहे हैं कि जो जो हमारा कंप्लीट होता जा रहा है वो हम फिल करते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब उसमें स्टेटमेंट को हम देते जा रहे हैं। 2 एडेड 3 टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर, अगर मैं 2 को ऐड करूं 3 बार, किससे, स्मॉलेस्ट होल नंबर से, मतलब 0 से, तो 2 को ऐड करें 3 बार, मतलब 2 into 3 कर लो ऐसे ही, तो 6 आ रहा है। और अगर मैं इसको ऐड कर दूं स्मॉलेस्ट होल नंबर से तो आंसर 6 ही आ रहा है। मैं कहूंगा इसका आंसर है ई, मतलब फोर्थ ऑप्शन है मेरा आंसर ई। क्लियर है? फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है 3, तो यहां पे आंसर आएगा सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग करना था। क्वेश्चन नंबर 151 तक हमने इस वीडियो में कर लिया है सॉल्व। तो छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो वीडियो आप वॉच कर रहे थे ये सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट एमसीक्यूज को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले कवर अप किया है ट्रू एंड फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 151 तक हो गया है। अब आप वॉच करिए पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 को तभी वॉच करिएगा जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट तरीके से देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, यहां पे मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के, आपके परिवार में या आपके पहचान में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम का है, तो उस तक हमारी इन्फॉर्मेशन को जरूर पहुंचाइए कि हिंदी मीडियम चैनल भी अब स्टार्ट हो गया है। मैग्नेट ब्रेन्स बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आप लोगों को वैसे ही घबराने की जरूरत नहीं थी, आपके वीडियोज़ ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं। और हिंदी मीडियम के लिए भी अब मैग्नेट ब्रेन्स ने वर्कआउट चालू कर दिया है।
तो इसी प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स आपको हमेशा 100% फ्री एजुकेशन देता रहेगा। बस हमारी ये छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पे मिलता है 100% फ्री एजुकेशन, सारी वीडियोस बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा, और वो भी प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड फॉर्मेट में आपके सारे टॉपिक्स, आपके सारी बुक्स यहाँ पे कवर की जा रही हैं। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। जल्दी से वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि जल्दी जल्दी जो वीडियोस आ रही हैं ये आप तक पहले पहुंचे तो आपको चैनल को जल्दी से करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ठीक है। इसी के साथ जो पूरी इंफॉर्मेशन, जो पूरा वीडियो आपने वॉच किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान दीजिएगा अपनी पढ़ाई पे। मिलते हैं पार्ट 3 में, बाय।